नमस्कार। आज हम राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ पढ़ रहे हैं, उसी में क्रम वाइज़ हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले मैंने जो पढ़ाया है जो या मैंने बताया है आपको, उसको आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आज का हमारा मुख्य फ़ोकस होगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। जैसा कि आपको पता भी होना चाहिए कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान भारतीय संविधान की 3 अनुच्छेद जो दिए गए हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, जिसमें हमारा आज का मुख्य फोकस होगा अनुच्छेद 352 से। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति अपने जो 352 में उसको जो शक्तियां दी गई हैं, उसका प्रयोग वो किस प्रकार से करता है, किस प्रकार उसको जब विदित होता है कि हमें राष्ट्रीय आपात लगाना चाहिए, तो वो आधार क्या क्या होता है और किसकी सिफारिश पे लगाता है। आज हम यहीं पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भी देखेंगे, अनुच्छेद 352 जो पढ़ने जा रहे हैं, और यहीं पर ही केवल मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग वैसे कहीं मिलता नहीं है, लेकिन ये भारतीय संविधान की जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, उसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भी मिलता है। तो आइए हम जानते हैं कि अनुच्छेद 352 का प्रावधान किस किस तरह से भारतीय संविधान में दिया गया है। तो ये पहले है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352, ठीक। अब अनुच्छेद 352 जो दिया गया है, इसे राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? राष्ट्रीय आपातकाल। इसका प्रावधान ही इसी में है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति को यह विदित हो जाए, यह ज्ञात हो जाए, क्या हो जाए? इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि भारत का कोई क्षेत्र सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कोई क्षेत्र अशांति महसूस कर रहा हो। हालांकि पहले ये 44वें संविधान संशोधन में जो हमने सशस्त्र शब्द का प्रयोग किया, ये नहीं था, अभी हम बताएंगे। तो वह भारत के कहां वह भारत के एक आधार होता है, किसी भाग पर या संपूर्ण भाग पर, ठीक है, यह किसी भाग पर या संपूर्ण भाग पर वह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? अगर उसे युद्ध की घोषणा हो गई हो, युद्ध की संभावना हो। युद्ध, देखिए इसमें संभावना शब्द का भी प्रयोग किया गया है। युद्ध होने की, इसमें संभावना शब्द का भी प्रयोग है। संभावना, ये संभावना के आधार पर भी लगाया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है, आधार पर भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि यह युद्ध हो, ठीक है, या बाह्य आक्रमण हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। ये तीनों शब्द अगर स्वयं में हो भी रहे हैं, मतलब वर्तमान में घटित हो रहे हैं, या इनके घटने की संभावना भी अगर बन रही है, युद्ध की होने की संभावना बन रही है भारत से या किसी अन्य देश से, या फिर सशस्त्र विद्रोह की संभावना बन रही है, तो इन तीनों परिस्थितियों में अगर संभावना भी दर्ज बनती है और राष्ट्रपति को ऐसा विदित होता है कि युद्ध हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह
हो सकता है राष्ट्र के अंदर, तो भी वह अपने किसी भाग पर हो रहा है, जिस भाग पर हो रहा है उस भाग पर या संपूर्ण भाग पर भी वह जो है लगा सकता है या लगा सकता है। और राष्ट्रपति शासन ये पूरी तरह से, चाहे वो एक भाग पर लगाए जिस भाग पे हो रहा हो या पूर्व भाग पर लगाए। लगता कब है ये? पहले क्या हुआ करता था कि केवल मौखिक सिफारिश पर लगाया जाता था। ये जो है आर्टिकल 352 का प्रयोग राष्ट्रपति मौखिक आधार पे ही कर देता था, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जब 352 में हुआ तो इसमें एक शब्द जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। देखिए इसमें क्या हुआ, जब 44वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया तो इसमें कहा गया कि जब राष्ट्रपति लगाएगा आपातकाल 352 का, तो उसका आधार सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पहले, अगर इसके पहले की बात करें, हम पहले की बात अगर करें तो उसमें आंतरिक अशांति की बात की गई है। अशांति, ठीक है, आंतरिक अशांति की बात की गई है। और आंतरिक अशांति शब्द से सरकारें जो हुआ करती थी वो सरकारें अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया करती थी। मैं नाम लेने से बचूंगा, आप पढ़ेंगे इतिहास तो जानेंगे कि इस आंतरिक अशांति का प्रयोग करके अमुक सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ तो उसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। और एक बात और कही गई कि वह पहले क्या था, पहले था आंतरिक अशांति। भाई अशांति तो राज्य में कौन बता सकता है कि कैसी अशांति है, यह अशांति वाला परिस्थिति है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप सशस्त्र विद्रोह करते हैं, यानी जनता ने स्वयं विद्रोह किया और वो शस्त्र के साथ विद्रोह शुरू कर दिया, तब लगाना जरूरी है, तब तो आवश्यक, अति आवश्यक ही हो जाएगा। और मौखिक आधार होना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए कि मंत्रिमंडल की, किसकी? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, ठीक है, लिखित सिफारिश पर होनी चाहिए, ठीक। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति 352 का प्रयोग करेगा। और साथ ही साथ आंतरिक अशांति का आधार उसमें नहीं होना चाहिए, उसमें सशस्त्र विद्रोह का आधार होना चाहिए। और या तो बाह्य आक्रमण हो या युद्ध हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, इस आधार ये होना चाहिए। रिकमेंड कौन करेगा? तो मंत्रिमंडल करेगा और वह लिखित सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, तभी जाकर के 352 का प्रयोग वहां पर किया जा सकता है। एक चीज और आती है कि क्या इसके लगाने पर भारत में जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में आपके, वो मौलिक अधिकार क्या प्रभावित होते हैं? साथ में अनुच्छेद 352 अगर लगता है तो क्या राज्य में जो राज्य है उन राज्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? राज्य क्या कानून बना सकते हैं? क्या राज्य की विधानसभाएं और लोकसभाएं क्या चल सकती हैं? ठीक है, आइए इस बारे में समझते हैं अब। हाँ, तो अब हम देखते हैं अब हमारी नई हेडिंग बनती है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर प्रभाव। अब देखिए
आपातकाल कौन सा? अनुच्छेद 352 का, ठीक है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो क्या बनती है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक आर्टिकल है अनुच्छेद 358, जिसमें क्या बात बताई गई है कि अनुच्छेद 319 किस तरह से प्रभावित होता है। हम मौलिक अधिकार के प्रभाव की बात कर रहे हैं कि अगर अनुच्छेद 352 ये लग रहा है तो ये किस तरह से प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम समझें इस बात को, तो मौलिक अधिकार पर प्रभाव क्या पड़ता है कि अनुच्छेद 358 के तहत क्या होता है, अनुच्छेद 358 के तहत क्या होता है, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो स्वतः ही निलंबित हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, अनुच्छेद 19 क्या होता है, स्वतः निलंबित, क्या होती है, स्वतः निलंबित हो जाती है। बात समझ में? कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो मौलिक अधिकार पर प्रभाव ये पड़ता है कि अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, ठीक। और क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए पहले ये आंतरिक अशांति के आधार पर ही स्वतः निलंबित कर किया जाता था, वही आंतरिक अशांति जो मैंने बताया अभी कि आंतरिक शांति हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 78 द्वारा। लेकिन यही क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर निलंबित होगा, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर निलंबित होगा, सशस्त्र विद्रोह पर यह क्या होगा, जारी रहेगा, ठीक है। 44 में कहा गया कि युद्ध और बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, अब यहां बात समझने वाली है। सशस्त्र विद्रोह का मतलब राज्य के अंदर विद्रोह हो रहा है। भाई जब राज्य के अंदर विद्रोह हो रहा है, अगर उस दौरान भी आप मौलिक अधिकारों का हनन करते रहेंगे तो ना जाने कितनी बार करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो यहां 44वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय ही क्या होगा, निलंबित होगा, के समय ही क्या होगा, ये निलंबित होगा, निलंबित होगा। बात समझ आई? परंतु क्या, उसमें 3 शब्द हैं, हमने आधार अभी बताया कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, आधार 3 होने चाहिए। और मंत्रिमंडल की 352 के अनुसार मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश भी होनी चाहिए, और तब जाकर के राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन दूसरा है, 356 में है, हम 352 पढ़ा रहे हैं। तो उस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है लिखित सिफारिश पर। तो उस दौरान जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार केवल अगर हटेंगे तो युद्ध पे के आधार पर हटेंगे और बाह्य आक्रमण के आधार पर निलंबित होंगे, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्वतः निलंबित नहीं होंगे। तो लिख लेते हैं क्या, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह पर निलंबित नहीं होगा। क्या निलंबित नहीं होगा, तो आपका राष्ट्रीय आपका मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अतिरिक्त क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है अनुच्छेद 359 में बात बताई गई है, अनुच्छेद 359। इसमें क्या होता है, इसमें यह बताया गया है कि इसके अतिरिक्त, मौलिक अधिकार के अतिरिक्त राज्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। भाई अगर ये तो मौलिक अधिकार की बात हो गई, अब 359 में कहा गया है कि 19 के अतिरिक्त मौलिक अधिकार पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो उसमें क्या बताया गया है कि 19 के अतिरिक्त अन्य मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है।
ठीक है, 19 के अतिरिक्त, 19 के, ये 19 अनुच्छेद है, 19 के अतिरिक्त अन्य मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, दो बातें। 358 कहता है कि इसके तहत केवल एक आधार पर मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होगा, वह है सशस्त्र विद्रोह। दो पर हो जाएगा, युद्ध और बाह्य आक्रमण पर। और 359 कहता है कि 19 के अतिरिक्त अन्य मौलिक अधिकार आपके समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, कब? जब अनुच्छेद 352 राज्य में लगाया गया हो। ठीक है, जिस भाग पर लगेगा उस भाग पर, अगर पूर्ण भाग पे लगता है तो पूरे भाग पर। ये दोनों अनुच्छेद काम करेंगे, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। ठीक, अब आइए देखते हैं कि जब अनुच्छेद 352 लगाया गया है तो राष्ट्रीय आपात के काल के समय राज्य पर किस तरह से प्रभाव पड़ते हैं। अब तक तो हमने मौलिक अधिकार पर देखा, मौलिक अधिकार में हमने दो चीजें देखी हैं, 358 के तहत क्या क्या होता है, 359 के तहत क्या क्या होता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि राज्य पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। दौरान राज्य पर प्रभाव, दौरान रहने देते हैं, क्या लिख देते हैं, राज्य पर प्रभाव। अब हमें बताइए कि जब राष्ट्रीय आपात लगा हो तो क्या राज्य की विधानसभा और केंद्र की जो लोकसभा है वह कार्य करेगी कि नहीं करेगी। तो अगर राज्य पर प्रभाव क्या पड़ता है, पहली पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें कि जो राज्य की विधानसभा है, ठीक, विधान परिषद तो अस्थाई है, उधर राज्यसभा भी अस्थाई है, भंगी नहीं होती है वो। ठीक है, तो क्या ये मुख्य रूप से काम करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे। इनका कार्यकाल भी बढ़ाने की बात की जाएगी, एक बार में 1 साल बढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन वही है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होगा 6 महीने बाद उसको तुरंत जो है भंग भी हो जाएगी वो। विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होता है वैसे 6 महीने के बाद तुरंत लोकसभा और राज्यसभा फिर भंग हो जाएगा, चुनाव कराना पड़ेगा। भाई चुनाव, ये दोनों चुनाव से ही होते हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। अगर उस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है, अनुच्छेद 352 प्रभावी है, तो जब अनुच्छेद 352 प्रभावी है तो चुनाव की घोषणा नहीं हो सकी, चुनाव नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक, लोकसभा का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए प्लस किया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए इसमें प्लस किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल मान लीजिए यही खत्म होता है राष्ट्रीय आपातकाल, वैसे 6 माह तक, 6 माह बाद यही 1 वर्ष जो बढ़ाया गया है लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल, वो वहीं पर भंग हो जाएगी और फिर से चुनाव करा करके नई लोकसभा का आपको और प्लस विधानसभा का आपको क्या करना पड़ेगा, गठन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें इसमें है। तो अब इसमें क्या है कि विधान और क्या है, एक चीज और हमने बताना भूल गया कि उस दौरान, जिस दौरान ये काम तो करेंगे, राज्य के प्रभाव क्या पड़ेगा कि राज्य की विधानसभाएं और लोकसभाएं कार्यरत रहेंगी, लेकिन ध्यान देना है ये संसद के अधीन रहेंगी। ठीक है, संसद के
अधीन रहेंगी और संसद के अधीन रह करके ही काम करेंगी। संसद के अधीन रहकर क्या करेंगी? रहकर कार्य करेंगी। ठीक है। और साथ में क्या है कि जो राज्य सूची, ये पहली पॉइंट हो गई। अब जो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का जो विषय है उस पे संसद कानून बना सकती है। कौन? संसद कानून बना सकती है। ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि राज्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो राज्य पर मुख्य रूप से दो प्रभाव हमने देखा कि राज्य की विधानसभा और लोकसभा, ये नहीं कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं और केंद्र में जो लोकसभा भंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो कार्य करती रहेंगी, बस वो संसद के अधीन हो जाएंगी। जितने राज्य की विधानसभाएं वो संसद के अधीन कार्य करने लगेंगी। और क्या होगा? उनके कार्यकाल में वृद्धि भी हो सकती है। अगर आपातकाल लगा है तो कितनी वृद्धि हो सकती है? एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि हो सकती है। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपातकाल खत्म होता है, मान लीजिए इस डेट में आपातकाल खत्म हो गया, यहां पर ये डेट कोई भी आप रख लीजिए, यहां पर आपातकाल खत्म हुआ तो इससे 6 माह के बाद तुरंत लोकसभा और चाहे विधानसभा हो राज्य की, वो क्या होगी? भंग हो जाएगी। और भंग होगी तो नया चुनाव होगा और फिर नई लोकसभा और विधानसभा का गठन होगा। ये हमने देखा। दूसरा चीज हमने देखा कि राज्य सूची पर संसद स्वयं कानून बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय महत्व के जितने विषय होंगे वैसे कानून बनाए जाते हैं। इसलिए राज्य सूची पर संसद कानून स्वयं बनाना शुरू कर देगी। तो ये हो गया कि राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके पिछले हमने देखा कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आइए फटाफट देख लेते हैं कि कितनी बार ये आया था, अब कितनी बार अब तक ये लगाया गया है, और एक बार में क्या दो आपातकाल लगाए जा सकते हैं? तो हाँ, लगाए जा सकते हैं। इंदिरा जी ने लगाया था। ठीक है। एक बार में अगर आप आपातकाल की बात अगर करें तो कब लगा था? 38वां संविधान संशोधन। 38वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। 38वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में हुआ था, जब इंदिरा जी का कार्यकाल चल रहा था। 1975 में। कंफर्म है एकदम, कोई डाउट नहीं। 38वां संविधान संशोधन 1975 में ऐसा हुआ था और उसी समय यह पारित किया गया कि एक बार में दो राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए थे और दोनों को एक ही बार 21 मार्च को ही जाकर के समाप्त भी किया गया था। कब? 21 मार्च को ही जाकर के समाप्त किया गया था और दोनों आपातकाल को समाप्त किया गया था। ठीक है। तो कितनी बार लगाया गया था? तो अब तक 3 बार लगाए गए हैं। कब कब? पहला डेट अगर कहें हम तो पहला डेट वही है जब चाइना ने हम पे आक्रमण किया था। कब? 62 में। कब? 62 में 26 अक्टूबर 1962 चीन के आक्रमण के समय। ठीक। पहला ये लगाया गया 26 अक्टूबर 1962। दूसरा कब लगाया गया? दूसरा लगाया गया भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। कब? 71 में। डेट क्या थी? 3 दिसंबर की डेट थी। 3 दिसंबर की डेट थी। कब की? 1971 की। कब? भारत पाक युद्ध। इसमें चाइना जो है अपने अधिक संसाधन होने के कारण भारत से जीत हासिल की थी और इसमें पाकिस्तान भारत से हार गया था। 3 दिसंबर सन 1971 को लगाया गया था दूसरा आपातकाल। तीसरे आपातकाल की अगर हम बात करें तो ये कब लगा था? 25
जून आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। यह लगाया गया था इंदिरा जी के कार्यकाल में। कब? 25 को, 25 जून या जनवरी है, डेट हमको क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है, 1975 में। मैं थोड़ा देख लेता हूं उसको, जून या जनवरी है, जून है, ठीक है, 25 जून 1975 में, ठीक है, 25 जून 1975 में लगाया गया था। और इसका आधार क्या था? इसका आधार था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, ठीक है, अशांति, ठीक। तो भाई 3 तरह से लगाए गए थे आपातकाल, और इसमें से जो 2 आपातकाल थे ये 21 मार्च 1977 को दोनों आपातकाल समाप्त किए गए, ठीक, समाप्त किए गए या वापस लिए गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां किस किस प्रकार से हैं, किसकी सिफारिश पे लगती हैं, लिखित सिफारिश पे कैसे लगती हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारा चीज आज की वीडियो में हम संक्षिप्त में बताने का प्रयास किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।